सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं स्टूडियोज़ में और सदीक साजिद साहब, जबकि स्काइप पर फ़खर रहमान साहब हैं और साबिर शाह साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे और बात होगी पाकिस्तान की सियासत निगरान वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का नाम आ गया बीच में से और कैसे आया, पीपल्स पार्टी वाले कुछ और कह रहे हैं, तो क्या अज़ाइम क्या हैं, इरादे क्या हैं शरीफ ख़ानदान के, क्या करना चाहते हैं, इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा आज चेयरमैन पीटीआई मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हुए, तो एक अदालत में जो अता तारड़ साहब हैं वो भी पहुंच गए अपने साथी वकला के हमरा, गार्ड्स भी उनके साथ थे और वहाँ पर जो सीन हुआ, जो मनाज़र हुआ, वहाँ पर एक मौके पर कशीदगी, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सवाल ये था कि क्या ज़रूरत थी आज़म तारड़ साहब को वहाँ पर जाने की, और उनकी जो गुफ्तगू थी वो भी मैं आपको सुनाऊँगा, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आयद किए, लेकिन जो सूरत हाल वहाँ पर बनी वो एक तसादम की तरफ जा सकती है और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे बचना शायद मुल्क में होगा, क्योंकि पारा बहुत हाई है, टेंशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और अगर पीटीआई और मुस्लिम लीग के रहनुमा इस तरह एक दूसरे के सामने आएँ और वहाँ पर गुफ्तगू की जाए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जाए, तो उससे ख़तरा तसादम का, जो कि नहीं होना चाहिए। हम ऑलरेडी हमारे बहुत बुरी तरह बिटरली डिवाइडेड हैं, तो यहाँ पर तो इस वक्त जज्बात को ठंडा करने की ज़रूरत है। लेकिन आज तारड़ साहब वहाँ पे चले गए और फिर उन्होंने गुफ्तगू भी की। और एक और वाक़या जिसमें जो सहाफ़ती मामला है, जिसमें सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि सवाल आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल होना चाहिए। सवाल की आड़ में आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं निकाल सकते। और अच्छी बात यह है कि अगर आपसे गलती हो गई है, कोई आपने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर लिए हैं, तो आपको उस पर नदामत होनी चाहिए, आपको उस पर माज़रत करनी चाहिए, ना कि आप उस पर डट जाएं और कहें कि जो मैंने किया वो मैंने दुरुस्त किया। ये रवैया ठीक नहीं है। सहाफ़ी का काम सवाल करना है, और अगर आपने कहीं अपने गुस्से का इजहार करना भी है तो फिर उसके लिए जिसके बारे में गुस्सा है उससे सामने जाके सवाल जवाब में उस गुस्से का इजहार मुनासिब नहीं है। आप कॉलम लिख लें, अपना को ब्लॉग लिख लें, वीलॉग कर लें, अपना जो भी ज़हर है आप निकाल लें, लेकिन जिसके मुताल्लिक़ है चीज़ उसके साथ जाके सवाल करना, उससे बात करना और ऐसी लैंग्वेज में बात करना, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ये हमारी जो सहाफ़ती अक़दार हैं, ये बात उसके मुनाफी है और इसकी कोई बंदा भी इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट वाले आज तैयब बलोच साहब का जो सवाल था, बड़े अच्छे सीज़न जर्नलिस्ट हैं तैयब बलोच, लेकिन जो आज उन्होंने जो गुफ्तगू की वो किसी तरह से भी सहाफ़ती अक़दार के मुताबिक नहीं थी। और हालांकि अब वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके वो अगले 6 महीने के लिए उसके वो सदर हैं, और अगर वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। सदीक साजिद साहब, मैं सवाल आपसे करूँगा। आज एक तो पहले मुझे ये बड़ी हैरत हुई कि मैं जब वहाँ पर था अदालत में, मैं भी गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो पानी की एक बोतल भी फेंकी गई। अगर वो वीडियो अगर आप दिखा सकें तो अगर हमारे पास अगर प्रोड्यूसर साहब उसको चला सकें, ऊपर से फेंकी गई जब वहाँ पर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से जो हो रहा था, जो वो समाअत के लिए जा रहे थे, तो एक पानी की बोतल फेंकी गई ऊपर से, जो मतलब
गिरी नहीं थी, बाकायदा तौर पर वो फेंकी गई। अता तारड़ साहब वहाँ पर अपने साथी वकला के हमरा मौजूद थे और पुलिस भी थी उनके साथ, और उन्होंने जो बाद में जो गुफ्तगू की मैं वो भी आपको सुनवा देता हूँ। उन्होंने माहौल जो था उसको मज़ीद गर्म करने की कोशिश की। अगर वो चला सकें उनकी जो गुफ्तगू है अता तारड़ साहब की, ये मुनासिब रवैया है सदीक साजिद साहब कि एक फरीक का मुकदमा है, इतनी पोलराइजेशन है और आप पहुंच जाएं वहाँ पर? बहुत शुक्रिया समीर साहब। जो अदालत का एक तकद्दुस है उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। केस है वो समाअत हो रही है और उस दौरान अगर तो ये बुनियादी फ़रीक हैं फिर तो ये लाजमी वहाँ पर जाएं, लेकिन अगर ये बुनियादी फ़रीक नहीं हैं और दूसरे जो गवाहान हैं उनके ऊपर जो है वो जिरा हो रही है और जो फ़रीक एक है उनके वकील भी सवाल जवाब कर रहे हैं और दूसरे का जो है वो भी कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो इस किस्म का ये तो एक रुकावट पैदा करने वाली जो है वो बात है। इस तरह वो माहौल को मज़ीद एक ख़राब करना, आजकल वैसे भी आपको पता है कि सियासी कशीदगी और इन दो जमातों के दरमियान तो बहुत ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान। आगे इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। असल में ये चाह रहे हैं कि कोई इस किस्म के माहौल को पैदा करके कोई शायद रिज़ल्ट जल्द लेने की कोशिश की जाए, लेकिन हमें अदालतों के मामलात अदालतों पर ही छोड़ने चाहिए। और जो जब इस किस्म के हाई प्रोफाइल केस है इन शख्सियात के हवाले से हों तो फिर वहाँ पर सिक्योरिटी के भी मुनासिब ना सिर्फ इंतज़ाम हों, बल्कि मेरे ख्याल में तो वहाँ पर जो लोग जिनका केस है उन्हीं को वहाँ पे जाने की इजाज़त होनी चाहिए। वो जाएं, उनके वकला जाएं और किसी को तो वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब जो जिस किस्म का आपने एक फ़ुटेज भी दिखाई, अगर खुदा न खासा बोतल की जगह पे कोई और चीज़ होती है, नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे फिर एक और एक तसादम की जो कैफियत है वो पैदा हो सकती थी। तो इस किस्म के और जो बंदा हुकूमत में होता है या जो जमात हुकूमत में होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो इन चीज़ों को रोकने की जो है वो कोशिश करें। फ़खर रहमान, मैं ख़ुद आज कमरा अदालत में मौजूद था और एक अदालत में नहीं 2-3 अदालतों में मैं गया, बिकॉज़ मैं देखना चाह रहा था ख़ुद के क्या माहौल होता है। तो मैं आज जो मुझे ऐसा लगा कि डेलिब्रेटली एक अटैम्प्ट है माहौल को ख़राब करने की। बोतल फेंकी गई, फिर वहाँ पर अता तारड़ साहब की मौजूदगी, उससे पहले जिस तरह कमरा अदालत को बंद किया गया, वहाँ पर जो एक रश था, वहाँ पर ख़वातीन को धक्के पड़ रहे थे, वहाँ पे वकीलों को धक्के पड़ रहे थे। अता तारड़ साहब अपने पूरे गार्ड्स के साथ वहाँ पर मौजूद थे, नारेबाजी हुई और अभी तो वो ये फरमा रहे थे कि हम वॉलंटेरियली बाहर निकल आए, लेकिन अगर वो बाहर ना निकलते तो वहाँ पर एक सीन क्रिएट हो जाता। तो फ़खर, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? ये तो इलेक्शंस की तरफ हमने जाना है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टेंशन, ये मुझे तो देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। मुझे तो ये लगता है कि ये कोई ना कोई कुछ और ये तो हो सकता है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। जी बहुत शुक्रिया समी साहब। आपको याद होगा वज़ीर दाखिला राना सनोरा साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि इलेक्शन खूनी होंगे और ये होगा और वो होगा, और जिस तरह से आज अदालत के सामने और अदालत के अंदर सूरत हाल को बढ़ाया चढ़ाया गया और वहाँ पे इश्ताल अंगेज़ी की गई। ये जो बोतल फेंकने का अमल जो था ये बाकायदा एक मंसूबे की तरफ इशारा करता है और इसका बुनियादी मकसद ही यही था कि अगर वो बोतल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लग जाती तो यकीनन वहाँ पे फिर एक इश्ताल अंगेज़ी हो जाती और काफ़ी जो है सूरत हाल ख़राब हो सकती थी। और मकसद भी कुछ ऐसे ही लगता था, क्योंकि वहाँ पर अता तारड़ साहब का जाना और फिर वहाँ पे जिस तरह से आपने चंद दिनों में उनके बयानात सुने होंगे, उनके अंदर एक बेसब्रापन और उनके जो सवालात हैं कि वो क्यों बाहर फिर रहे हैं, अभी तक अंदर क्यों नहीं हुए और ये गिरफ़्तारी क्यों नहीं हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी फ्रस्ट्रेशन को शो करती हैं। और अब वो अमली तौर पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि वहाँ पे तसादुम हो जाए। और इसी असना में जिस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो पहले बता चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, और हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि लाहौर की अदालत हो या किसी मुल्क की किसी और जगह पे अदालत हो, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर यहाँ पर गोली चलने के वाक़यात हुए हैं। और
जो पेशी पे आए लोग जो थे उनके ऊपर कातलाना हमले हुए हैं। ठीक तो है। ये एक बहुत सीरियस मामला है। और जिस तरह सिद्दीक साजिद कह रहे थे, हमें तहम्मुल का मुजाहरा दिखाना होगा, क्योंकि आइंदा इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इलेक्शंस के मौके के ऊपर इस तरह के माहौल को अगर आप बनाएंगे तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ठीक है। अच्छा साबिर शाह साहब, आप टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ, स्काइप शायद काम नहीं कर रहा। अता तारड़ साहब जो हैं उनके बारे में ये परसेप्शन है कि वो डायरेक्टली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मरियम नवाज़ साहबा से लेते हैं, उनके करीबी हैं बहुत मुस्लिम लीग नून में, वो उनका मौजूद होना, फिर ये बोतल वाला मामला, ये ऐसा लगता है कि अभी मरियम साहबा कल ही पहुंची हैं और आज ये वाक़या हुआ है। कुछ माहौल में आपको लगता है कि कुछ तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है? समी साहब, बात ये है कि ब्लेम तो PMLN की लीडरशिप पर ही आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि देयर आर पीपल हु आर मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ। तो अता तारड़ साहब भी को C टियर के कोई लीडर हैं who wants to make his presence felt ताकि को मुस्तकबिल में आला ओहदा मिल सके। ये चीज़ें जाहिर हैं। जिन लोगों के ओहदे कंफर्म्ड हैं वो आपको इस तरह की हरकत करते नजर नहीं आएंगे, वो टीवी की हद तक रहेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि समी साहब, इलेक्शंस बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करते, और एक आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं कि एनी मोमेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, उनके डैम फेल हो गए, पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ चाहता है, और अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह क्लाइमेट चेंज हुई है, डिफॉरेस्टेशन हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में पानी को रोकने वाली कोई चीज नहीं है, न डैम्स हैं न रिजर्वॉयर्स हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता आधी डेवस्टेशन भी हो पिछले साल की निस्बत, तो डेट विल बी इन अबाउट $15 बिलियन। पिछले साल 30 अरब डॉलर की डेवस्टेशन हुई, 2000 लोग मारे गए, हजारों जिंदगी भर के लिए माजूर हुए। दिस वॉज 8% ऑफ द GDP ऑफ $376 बिलियन जो पाकिस्तान का है। आधा भी हो जाए तो आप अंदाजा करें कि 4% कितने पैसे बनते होंगे। हम तो 500 मिलियन डॉलर के लिए भीख मांगते हैं, 1 अरब डॉलर के लिए अपने लोगों को गला घोंटते हैं बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की सूरत में, और 5-5 मरले 3-3 मरले के मकानों पर टैक्स लगाते हैं। हम तो सांस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो खुदा ना खासा अगर ये नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो इलेक्शन तो आगे होगा ही। ये जो पैसे मांगे हुए हैं आपने, दाएं बाएं से जो पैसे हैं, ये भी सैलाब में बह जाएंगे। समी साहब, इन चीजों को देखना बड़ा जरूरी है। साबिर शाह साहब, एक सेकेंड, यानी इराक में इतनी जंग, इतनी बर्बादी, वहां पर इलेक्शन नहीं रुके, दुनिया के किसी खित्ते में इलेक्शन नहीं रुकता, और यहाँ पर ये थोड़ा सा सैलाब आ गया, क्लेमिटी आ गई, तो इधर इलेक्शन रुक जाते हैं। ये तो एक हम जस्ट एक बड़ा लेम सा एक्सक्यूज है। नहीं, ये वो एक्सक्यूज है जिसका सामना आपको मुस्तकबिल में होने वाला है। बात ये कि जमात बहुत पॉपुलर है और उनके पास बैलेट बॉक्स की पावर है, ये बात एस्टैब्लिशमेंट भी जानती है, और इमरान खान के जो सियासी मुखालफिन है वो भी जानते हैं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर 65 से 70% इलेक्शन भी फेयर हो जाए तो फिर PTI जीतती है। अब करना क्या है, इमरान खान को अंदर करने से मामला हल नहीं ना होता, वो जेल से भी बयान दे देंगे, उनका सोशल मीडिया सेल बहुत एक्टिव है, तो फिर क्या किया जाए, सजा देने से भी कुछ नहीं होगा। और जैसा लोगों का ताल्लुक, अच्छा ठीक है, ये सियासत पर बात करते हैं, लेकिन मैं सिद्दीक साजिद साहब से एक अभी, क्योंकि ये ताज़ा तरीन है कि इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए हैं कि PTI चेयरमैन को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए, तो और पुलिस की तरफ से ये ज़राए की तरफ से ख़बर भी आ रही है कि टीमें तश्कील दी जा रही हैं गिरफ़्तारी के लिए, कारकुनों की अलहदा टीम और बाकी अलहदा टीम। लेकिन इसी बीचों बीच ये भी खबर आ रही है कि जो तर्जमान थी इलेक्शन कमीशन की, कुर्रतुल ऐन फातिमा, उन्हें वापस भेज दिया गया वजारत इत्तलात और नशरियात में अचानक ही। तो ये कुछ आपको अंदाज़ा है कि ये क्या हो सकता है? एक तो अगर रात को बहरहाल कोई लग ऐसा रहा है कि पुलिस शायद कोई गिरफ़्तारी की भी कोशिश करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इंस्ट्रक्शंस दी है। IG का पहले बयान आ रहा था कि वो वज़ीर दाखिला से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी ज़राए के हवाले से, और अब ये कुर्रतुल ऐन जो हैं फातिमा, उनको वापस भेज दिया गया। तो ये सारे कोइंसिडेंस हैं या कुछ आपस में इनका रब्त है?
देखिए, जो एक तो इनको जो वापस भेजा गया वो तो ज़ाहिर वो नोटिफिकेशन जो कि जारी हो गया या लीक हो गया, जो भी आप कह लें, वो जो एक चेयरमैन की गिरफ्तारी का, जी उनकी गिरफ्तारी नाकाबिल ज़मानत वारंट, जी वारंट के हवाले से, तो वो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि शायद उन्होंने उसको जो है वो लीक किया। उससे पहले भी कुछ इस किस्म की कुछ स्टेटमेंट्स जो कि बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मंजूर करवाना होती हैं, वो उन्होंने नहीं करवाई और सेक्रेटरी साहब से कहकर वो जारी कर ली। इस किस्म का था, तो इस वजह से उनकी खिदमात उन्होंने वापस कर दी। दूसरी जो गिरफ्तारी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है अब उन्होंने कहा जी कल 10 बजे उनको पेश करें गिरफ़्तार करके, और बाकायदा तौर पर आईजी को अहकामात जारी किए गए और अब आईजी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मंजूरी हासिल करें। और ये बात आपकी ठीक है, अभी आपका खुद वो क्या बता रहे थे कि चेयरमैन जो PTI हैं वो बनी गाला में है, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी, बाबर अवान और कुछ वकला वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये बड़े हालात फिर उस तरफ जा सकते हैं। नो-मान की जो सूरत हाल है वो पैदा होती है, सारी सूरत हाल को देखना होगा। सारे मामले को इतना आसान नहीं है कि इस चीज़ को जो है वो सिर्फ वारंट जारी करके और अहकामात जारी करके या उनको गिरफ़्तार किया जाए। इसके लिए ज़ाहिर है फिर पूरे शहर की फ़ज़ा, फिर पूरे मुल्क की फ़ज़ा, और फिर अगर कोई वाक़या हो जाता है तो उसका फिर ज़िम्मेदारी जो है वो किस पे आयद होगी। ये बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब फिर मकासद क्या होंगे कि जी अगर आप उनको वो पेश भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अदालतों में आ भी रहे हैं, क्या उनको गिरफ़्तार करने से जो है वो मसला हल हो जाए? ठीक हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अलीना, व्हाट डू यू से, आप क्या कहती हो कि ये जो अदालतों में इस तरह दोनों फ्रीकैन का आमना सामना, अता तारड़ का वहाँ पर जाना, क्योंकि दूसरा फरीक तो इसलिए वहाँ पर पेश उसका तो होना मस्ट है क्योंकि वो मुल्ज़म है, नहीं आएंगे तो ज़मानत जो है वो चली जाएगी। तो लेकिन अता तारड़ साहब का वहाँ पे जाना, भले वो उसमें फ़रीक भी हो, उनकी नुमाइंदगी वकील के ज़रिए तो हो ही रही है, तो वो एक सिचुएशन ऐसी तो बन सकती है। देखिए सभी साहब, अभी आपने बात की और आपने कहा मरीम नवाज़ साहिबा वापस आई हैं। डेफिनेटली सी बात है, अगर अता तारड़ साहब मरीम नवाज़ साहिबा के करीब हैं तो हो सकता है उनकी इंस्ट्रक्शन हो। लेकिन मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ अता तारड़ साहब को सुन के, जब उन्होंने ये बात की कि भाई अदलिया का एहतराम करना चाहिए, जजेस का एहतराम करना चाहिए। बड़ी हैरत थी मुझे, जब इनके अपने केसेस होते हैं तब तो ये अदलिया का एहतराम नहीं करते, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट का एहतराम तो नहीं करते, तब तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतराम तो नहीं करते हैं। ये एहतराम तभी करते हैं जब इनके अपने केसेस हो या मकासद हो। तो बड़ी चेंज था उनके स्टांस में। लेकिन जो आप बात जिस तरफ आप दोनों इशारा कर रहे हैं सब मिलकर कि शायद आने वाला जो इलेक्शन है उसको लेके क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो हमें नजर आ रहा है। जहां तक ये इलेक्शन कमीशन वाला केस है, मैं ये देख रही थी, तौहीन उनको कहा है कि आपने तौहीन किया इलेक्शन कमीशन की। यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होते हुए देखी, यहाँ हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की होते हुए तौहीन होते हुए देखी। 14 मई का फैसला हमारे सामने है, लेकिन वहां पर हमें कंटेम्प्ट नजर नहीं आती, वहां पर गिरफ्तारी के ऑर्डर नजर नहीं आते हैं। लेकिन देखें, इलेक्शन कमीशन है, उनकी पावर है, तो वो हमें चीजें भी नजर आती हैं। और हो सकता है कि ये सारी चीजें हो भी जाए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया जाए, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। ये तो निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बड़ा शोर, इसहाक डार साहब रातों रात स्टार बने, और अब आज शाम जब जूं जूं हो रही है तो उसी तरह उनका भी जो वो सूरज है वो ढल रहा है। तो देखते हैं कौन बनता है निगरान वज़ीर आज़म, और इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो क्या बात कर रही हैं। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, इसहाक डार साहब का नाम कल रात चलना शुरू हुआ, और तब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि अगर बना दिया जाए उन्हें तो कोई उसमें मुज़ायका नहीं। लेकिन आज जब पीपल्स पार्टी ने कल रात से अपना रिएक्शन देना शुरू किया, और आज शहरी रहमान साहब और फैसल करीम कुंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मुलाकात दुबई में तय नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई जरदारी साहब के साथ। पीपल्स पार्टी ने अभी कोई नाम फ़ाइनल नहीं किया, और ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है इसहाक डार साहब के हवाले से, ये हमें इसके हवाले से कुछ पता नहीं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुक्मरान जमात से निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ ना हो तो ये इंतखाबात के लिए बेहतर होगा, वगरना जानबदारी का एक एहसास जो है वो उभरेगा। क्या कहा शहरी रहमान साहबा ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे, बड़े अहम लीडर हैं पीपल्स पार्टी के। उन्होंने भी इस पर
इज़हार ख्याल किया, वो भी सुन लेते हैं। सदीक साजिद साहब, अब ख़बरें ये हैं कि जल्द जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी, ये ख़बरें भी आ रही हैं। ये भी आ रही है कि ख़बर के कल शहबाज शरीफ साहब जाएंगे डेरा इस्माइल खां और मौलाना फजलुर रहमान से इस हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे, इस हवाले से वो बातचीत करेंगे। अब एक्चुअली ये जो नाम लीक हुआ था इसहाक डार साहब का, ये भी जो कैंप है नून लीग का, वहाँ पर उस ग्रुप के सहाफ़ियों की तरफ से ये ख़बर लीक हुई और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा भी कि अब एक सहाफ़ी ने ये ख़बर मीडिया में लीक कर दी और फिर उसके बाद ये मामला शुरू हो गया। क्या है, क्या ये कैसे लीक हुई ख़बर, अगर आपके पास कोई इत्तला है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पर बात चली हो कि इसहाक डार साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है निगरान, तो उसको रुकवाने के लिए किसी ने ये वारदात डाली हो कि पहले ही नाम उनका लीक कर दिया? आपकी आखिरी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। किसी का काम ख़राब करना हो तो उसको इसी तरह जो है वो फिर मंजर आम पर ले आएँ। हालांकि जो आइन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो जो वज़ीर-ए-आज़म है और अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने मुशावरत करनी है, 3 नाम देने हैं, उनमें से किसी एक नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ हो जाए तो फिर आगे वो प्रोसेस जो है वो फिर चलता है। फिर पार्लिमानी कमेटी, इलेक्शन कमीशन, वो तो बात की बात है। लेकिन मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक संजीदा तौर पे किसी किस्म की कोई मुशावरत शुरू नहीं हुई, वो होनी है। अच्छा, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो नून लीग के अंदर कुछ ऐसे दोस्त जो कि इसहाक डार से खुश नहीं हैं, उनकी जानब से ये नाम खुद लीक किया गया, तौर पर रात को लीक किया गया, ठीक है जी, ताकि वो बन ना सकें। और उसके बाद फिर जो है वो आहो बका शुरू हुई इत्तेहादियों की जानब से भी। अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी कैसे इन सारे मामलात के पीछे हटेगी, या जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े या दूसरी MQM। अभी तो पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू हो रही थी खालिद मकबूल सिद्दीकी से, तो उन्होंने भी कहा कि इसहाक डार के नाम के ऊपर हमें कोई इत्माद में नहीं लिया गया, हमसे मशावरत नहीं की गई, और अगर हुकूमत हमसे मशवरा करती तो जो है वो अच्छा ही हम उनको मशवरा देते। दूसरी बात समी साहब उसमें यह है कि एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ख़ुद कह रहे हैं कि हर जो इत्तेहादी जमात है वो एक कमेटी बना दे, वो फिर आपस में डिस्कशन करे। अभी कमेटी पीपल्स पार्टी ने बनाई नहीं थी, उससे पहले ही इसहाक डार का नाम आ गया, उससे पहले एक सहाफ़ी का नाम आया था, वो चला गया, उसके बाद ये आ गया। ये चलता रहेगा जब तक जो है वो नहीं आता। लेकिन असल नाम जहाँ से आएगा, जिस तरीके से आएगा, मेरी इन्फॉर्मेशन मुताबिक ना वो साबिक जज होगा, ना साबिक वो जर्नैल होगा, ना कोई वो साबिक ब्यूरोक्रेट होगा, ना कोई टेक्नोक्रेट किस्म का कोई शख्स होगा। कोई लगाएंगे, हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि हम कोई लगाएं सियासी आदमी, जबकि दूसरे जो हल्के हैं उनकी ख्वाहिश है कि एक ऐसा शख्स है ना सिर्फ टेक्नोक्रेट हो बल्कि चीज़ों को समझ सके। तो ये मुशावरत जहाँ तक जाएगी वो तो 1 अगस्त के बाद या 10 मुहर्रम के बाद ये सिलसिला शुरू होगा, उसके बाद आएगा। अदरवाइज़ तो मैं आपको गिनवा देता हूँ 11 जमाती इत्तेहाद है, तो कम से कम 11 वज़ीर-ए-आज़म तो निगरान इस वक्त मौजूद है ना जी, जहाँ एक नाम भी अगर ये दें। और दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी ने आज एक कमेटी बनाई, उसकी आज रात को एक मीटिंग है। यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, और दूसरी तरफ से अयाज सादक है, साद रफ़ीक है, हसन इकबाल हैं, राना सनाउल्लाह है, तो उनके साथ वो मिलेगी। एक गैर रस्मी मीटिंग उनकी अभी होनी है। जब वो मीटिंग और उसमें नाम जाने हैं, अभी तो वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ, ठीक है। और फिर एक चीज़ बात ख़त्म कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इसको जो आपने शुरू में बात की ना कि पहले उनको रात हीरो बनाया गया, आज वो ज़ीरो बन गए, और आज फिर ये खबर एक फिर चलवाई गई कि जनाब अगर वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना हुए तो निगरान वज़ीर ख़जाना यही होंगे, ताकि ये जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो कंटिन्यू कर सके। और IMF चाहता है कि वो वज़ीर ख़जाना वही हो जो उनके साथ हमारी बातचीत है, हमें स्मूथली उनके साथ बातचीत करने में जो है वो किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। साबिर शाह साहब, आप लाहौर में हैं और मरीम नवाज़ साहबा भी वहाँ पर आ चुकी हैं, तो उधर जो सलाह मशवरे हो रहे हैं, आपके पास नून लीग की खबर होगी, और ये जो एक नया ढकोसला या नया बहाना कि जी वो क्योंकि IMF के सामने फेस इसहाक डार साहब का है तो इसलिए हो सकता है वो वज़ीर ख़जाना ही बन जाए, चल निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना बने, तो ये गुंजाइश है कोई इस तरह की? ये तो बिल्कुल ही जो एक पर्दा था थोड़ा बहुत, उसको भी ये तो हटा के तो ब्लेटेंटली नेकेड होके आ गए हैं नून लीग वाले के जनाब बस हमने अगला मंजरनामा बनाना क्या है। देखिए समीर साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शेरी रहमान और फैसल करीम कुंडी हुई, उसमें एक बात वाज़ेह हो गई। उन्होंने कहा जी न्यूट्रल आदमी होगा। इसहाक डार तो न्यूट्रल नहीं है, वो तो एक पार्टी का बहुत अहम जुज़ हैं और समधी हैं
मियां नवाज शरीफ के। इस तरह वो वज़ीर भी नहीं हो सकते, वज़रा भी जो है न्यूट्रली होते हैं। गुजारिश ये है कि ये ना हो कहीं के इसहाक डार का नाम फ्लोट करके किसी और नाम पे इत्तेफाक हो, और नाम भी जिस तरह सदीक साजिद साहब ने कहा किसी और जगह से आए। अब लोग तो पीर बगाड़ा साहब का नाम भी ले रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली उनके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब के भी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, अगरचे 2013 से अब तक वो 5-6 दफ़ा नवाज शरीफ से या फ़ोन पे बात कर चुके हैं या मिल चुके हैं। लेकिन एक मुखासमत की हिस्ट्री है 1988 की, कि जो पीर बगाड़ा साहब थे, पीर मर्दान शाह, एक दफ़ा लाहौर आए तो जिम खाना लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। उसके बाद एक अफवाह गालिबन क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ कि जी पीर बगाड़ा ने 5 करोड़ रुपए ले लिए नवाज शरीफ। पीर बगाड़ा साहब बहुत नाराज़ हुए इस बात पे, और बहुत ज़्यादा टेंशन रही उनकी और नवाज शरीफ की एक तवील अरसे तक। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो दिलों में कदूरतें भी होती हैं। सो यू नेवर नो, अभी नाम आने हैं, और मेरे ख्याल है अगर ये किसी नाम पे मुत्तफिक ना हुए तो फिर नाम कहीं और से आएगा और ये साइन करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, राजा रियाज साहब की तरफ से आएगा। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पे साबिर शाह साहब, और फरमा रहे हैं कि वो अगर इनका आपस में कोई ना हुआ तो फिर राजा रियाज साहब हैं एक नाम देने के लिए, और वो नाम जो आएगा वो बड़ा पक्का नाम होगा। और लेकिन एक बात जो है ना मुझे हज़म नहीं हो रही, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने 5 करोड़ रुपए दे दिए, क्योंकि जो मेरी इतलात हैं वो ये हाथ देने वाले नहीं हैं, ये तो लेने वाले हाथ है। लेकिन बहरहाल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको चैलेंज बिल्कुल नहीं कर सकता। और एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर मज़ीद इस सूरत हाल पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़खर रहमान, आपके पास भी बड़ी ताज़ा तरीन होती है, तो ये किसके सर बैठेगा हुमा, निगरान वज़ीर आज़म? जी, ये निगरान वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, लगता है ऐसा कोई सुपरमैन वज़ीर आज़म चाहिए, जो जिस तरह साबिर साहब बताए थे कि आइंदा सैलाब की सूरत हाल होगी तो वो उनको तैरना आना चाहिए, उनको बचाना आना चाहिए, और फिर मईशत को वो चला सकें। ये सारी खुसूसियात जो हैं उसमें होना ज़रूरी है। जो मिसाक़ जमहूरियत इन्होंने 2006 में किया था उसके मुताबिक तो न्यूट्रल होना चाहिए, और उसके कोई अजीज़ व अकारिब जो हैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो अब ये इसहाक डार साहब का नाम जो था वो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया, और फिर लगा ऐसे जैसे किसी ने शॉट गन लेके शूट डाउन कर दिया उसको। यकीनन मुझे तो जो इस वक्त पल्स मिली हैं उसमें वो यही है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि ये उलझन इसी तरह से चलती रहे, और उनका कोई सबब बन जाए कि वो उनकी कंटिन्यूटी जो है वो किसी तरह से हो जाए, कि कुछ ऐसे हालात हों कि ये तय कर लिया जाए कि इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। और शहबाज साहब, आपकी जो है शक्ल भी सब लोगों को याद हो गई है कि आप आते किस लिए हैं, और फिर पैसे मिल भी जाते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है वो बार बार ये कहते हैं कि मैं बड़ा कामयाब हूँ, तजर्बा मेरा बड़ा कामयाब रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको इशू बनाया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि ये अब इनका इक़्तिदार छोड़ने को दिल नहीं कर रहा है, इनकी नीयत ख़राब है, इनके मामलात कुछ और हैं। चस्सा तो आना शुरू हुई है ना, मज़ा तो अब आना शुरू हुआ है जब पैसे थोड़े से मिले। हाँ जी बिल्कुल, उससे पहले तो चासी कोई नहीं थी पैसे में। जी बिल्कुल, आपको पता है इससे पहले तो 15 महीने तो आपने सिर्फ कशकोल उठा के इधर उधर आप फिरते रहे हैं और कहते रहे कि पैसे दे दो। अब पैसे आ गए तो वो कैसे किसी और के हवाले करें? ठीक है, और उसके बाद बैठ के इंतजार। अच्छा, एक मैंने इजाज़त अगर आप मुझे दें तो मैंने एक सवाल करना है सदीक साजिद साहब से कि मैं कुछ लोग बता रहे थे कि वो बड़ा प्रेशर में है हुकूमत, और ख़ास तौर पर वो जो जाने वाले अभी ये अरकान पार्लियामेंट हैं, ये असले के जो लाइसेंस हैं उसके लिए बड़ा ज़ोर दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत की परेशानी ये है, वो कहते हैं कि वो इजलास बुलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते ही नहीं हैं। वो कहते हैं जी कि अब हम क्या करें, वो कनाल रोड पे जो टोए पड़ गए हैं बारिश के बाद उनको भरें, या ये लाइसेंस के कागजात जो हैं इसको साइन करें। बड़ी लंबी लंबी दरख्वास्तें हैं और उनको फिलअप करने में बड़ा टाइम लग जाता है। कोई है ऐसी बात? समी साहब, मैं तो हैरान हूँ कि इस मकसद के लिए बाकायदा कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बनाई गई है, जिसका नाम ही यही है कि असला लाइसेंस से मुतल्लिक़ खुसूसी कमेटी। गुलाम मुस्तफ़ा शाह उसके चेयरमैन है।
आज जो उनकी मीटिंग थी, अच्छा रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी मीटिंग हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों दरख्वास्तें हैं जी, वो उनको असला चाहिए, वो कहते हैं जी आम इंतखाबात से पहले जनाब हमारी ज़िंदगी को ख़तरा है, सिक्योरिटी खतरा है, पुलिस हमसे वापस ली जा रही है, हम हल्कों में कैसे जाएंगे, तो हमें असला लाइसेंस चाहिए। तो आज भी उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और वजारत दाखिला के हुकाम को बुलाया था, तो कोई भी नहीं आया। वो फिर उन्होंने आज इस मामले को उठाया कौमी असम्बली में, इस्तेहकाक कमेटी में कहा जी इसको मामले को भेजें, इवन कि यहाँ तक कहा गया कि वज़ीर आज़म को इस मामले को भेजें। ख्वाजा आज़म ने कहा जी अभी तो हमारे 15 दिन रहते हैं, अभी से ब्यूरोक्रेसी ने हमें सुनना जो है वो हमारे काम करना जो है वो ख़त्म कर दिया। फिर स्पीकर ने सेक्रेटरी दाखिला को बाकायदा तलब किया है इस मामले के ऊपर कि आए और इसकी वजाहत जो दें। अब पता नहीं इतने असला लाइसेंस जो है वो क्यों लेने, अच्छा क्या साहब इलेक्शन लड़ना है या बंदे मारने हैं? हाँ बस देखें, अल्लाह ताला रहम करे। टाइम मेरे पास कम है, लेकिन मैं शाह साहब आपकी तरफ आऊँगा। वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो उनको मोहसिन नकवी साहब के साथ बड़ी वो चीज़ें अपनी जो है ना वो उनको लग रही है मुमासलत है। उन्होंने उनका नाम भी मोहसिन नकवी स्पीड रख दिया। पहले तो शहबाज शरीफ स्पीड थे, तो दोनों मुस्कुराते भी हैं, एक दूसरे को देख के बड़ा हंसते भी हैं। क्या और भी कुछ आपने डिस्कवर किया मुश्तरका चीज़ें उन दोनों के बीच? जी एक तो ये कि लेग वर्क तो मोहसिन नकवी ने भी बहुत किया है। तो रात को अक्सर माल रोड पे उनकी गाड़ी जो है बहुत लेट ज़्यादा चलने की आदत है, इसलिए हमें पता है 24 में जब काम करते थे सारी रात चलते रहते थे, लेकिन काम भी करते हैं। हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि वो जो अंडरपास जो वो बना रहे थे वहाँ 2-3 दफ़ा पानी आ चुका है। कभी वहाँ पे वो सक्शन पंप्स नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता। तो मेरा ख्याल है आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, पूरे का पूरा सिस्टम रोटन है। एक बात की तरफ आपका मैं इशारा करना चाहता हूँ, ये जो आखिरी 12-15 दिन होते हैं इसमें बहुत लूटमार होती है, इसमें बहुत बिल क्लियर होंगे ठेकेदारों के और इधर उधर हो रहे हैं। और अभी आपको वो हो रहे हैं, साजिद साहब ने कहा वो हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं शाह जी, धड़ाधड़ हो रहे हैं। ना सिर्फ उनके हो रहे हैं बल्कि एनएचए वालों के भी हो रहे हैं। ये हमेशा ऐसे हुआ है। जो इस मुल्क के खैर खां हैं उन्हें ध्यान करना चाहिए, और मीडिया को भी, कि इन 12-15 दिनों में दर्जनों अरब रुपए की लूटमार होगी और इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। ये आखिरी दिन बहुत अहम होते हैं, ठीक, तो इसको कम से कम बचा लीजिए, तो बहुत ज़रूरी है। अब तो 4300 अरब रुपए का सर्कुलर। आई होप कि जो बात आपने कही है वो जिनको आप कहना चाह रहे हैं वो सुन लें और कुछ अपना रोल प्ले करें। बहरहाल ये आज का तज्जिया, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।